हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल कल्चर की जो अप्रोच दी हुई है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सिलेबस है उसके अंदर वो कवर करेंगे। ठीक है, हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी पीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमारे पेपर में लगभग पॉलिटिकल कल्चर पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मान के चलो। इसमें मैंने सभी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं, या फिर किस राइटर ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है वो सब कवर किया है। ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखो, पॉलिटिकल कल्चर नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? सबसे पहले कल्चर। कल्चर क्या चीज होती है? कल्चर होता है कि कोई भी जो वैल्यूज, बिलीव्स या इमोशनल एटीट्यूड्स जो भी हमने हमारे पूर्वजों से सीखे हैं, जो उन्होंने हमारे अंदर डाले हैं, ठीक है, वो भी अपने पूर्वजों से सीख के आए, तो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक कल्चर है। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर है कि जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में हमारे बिलीव्स क्या है, उसके बारे में हमारे अजम्पशंस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी इमोशनल एटीट्यूड क्या है उनके बारे में, वो है पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर आया क्यों। मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें पॉलिटिकल कल्चर भी पढ़ना पड़ा पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर ऐसा एज सच कोई टॉपिक तो है नहीं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, सबसे पहले एक हाई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में टू टाइप की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है हाई पॉलिटिक्स या फिर मेजर पॉलिटिक्स। पीछे अगर साउंड की डिस्टरबेंस आती हो यार, मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि फेरी वाले लगभग घूमते रहते हैं। ठीक है, देखो, हाई पॉलिटिक्स या फिर मेजर पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं। हाई पॉलिटिक्स जो कि हमारे गवर्नमेंटल लेवल पे कंडक्ट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में कंडक्ट होती है, वो सब हाई पॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होती है, वो सब हाई पॉलिटिक्स के मैटर हैं। ठीक है, उसके बाद है लो पॉलिटिक्स। लो पॉलिटिक्स क्या है? जैसे कि हमारे लो लेवल पे, जैसे ग्राउंड लेवल पे जो होती है, या फिर जो सिविल सोसाइटीज हैं, जैसे बहुत ही नीचे वाले लेवल पे एक पॉलिटिक्स चलती है, उसे लो पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के बीच में एक गैप रह जाता है हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स के बीच में, जो कि कवर करती है पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच। ठीक है, जिसके अंदर एक कल्चर, जिसके अंदर जो भी बीच में रिलेशन है रूलर और रूल्ड के बीच में, उनके बारे में जो सब्जेक्ट है, जो वहाँ के सिटीजन है, जो पीपल है, वो क्या सोचते हैं, कैसे हमारे रूलर हमारे ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनके बारे में बिलीफ्स हैं। ठीक है, तो वो सब हम पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये टर्म जो पॉलिटिकल कल्चर लगभग पॉपुलर हुई थी अमेरिका के अंदर, और किन्होंने की थी? उलम, बीर, आलमंड, इन सब राइटर्स ने पॉपुलर की थी। ठीक है, अब देखो, पॉलिटिकल कल्चर किसकी स्टडी करेगा? पॉलिटिकल सिस्टम की। ठीक है, ये सब मैं पहले आपको एक जो इंट्रोडक्शन होता है आपके माइंड में मैप बन जाए, ताकि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है, उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल कल्चर किसकी स्टडी स्टडी करेगा या किसके बारे में बताएगा? हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या आते हैं? सब कुछ आता है, जो भी हमारी पार्लियामेंट लेवल पे हो, या फिर स्टेट लेवल पे हो, या फिर जो इनफॉर्मल है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, या ट्रेड यूनियन हो, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप हो, जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है, सब कोई पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पॉलिटिकल कल्चर कॉन्स्टिट्यूट द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? अब देखो, कोई भी नेशन है, जब सबसे पहले वो एग्रियन बेस्ड होगा, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड उसकी इकोनॉमी होगी। ठीक है, नॉर्मली क्या था पहले के टाइम से ही, एग्रीकल्चर के बेस पे, लैंड के बेस पे, मतलब जो भी पैदावार होती थी उसे बेचते थे, खरीदते थे, एग्रीकल्चर पे सब कुछ डिपेंडेंट था। ठीक है, पहले ना ही इतनी इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जैसे कि गांव में कोई छोटा मोटा काम कर ले। ठीक है, सर्विस सेक्टर तो लगभग ना के बराबर था, बहुत कम था। ठीक है, तो एग्रियन सोसाइटी थी,
उसके बाद वो डेवलप हुई, उनमें इंडस्ट्रीज आई, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, देन उसके बाद सर्विस सेक्टर भी आया, वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डेवलप हुई, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती जाती है, तो वो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो आप पॉलिटिक्स के व्यू से देखो, जैसे पहले राजा होते थे, मोनार्कियल स्ट्रक्चर था, ठीक है, कि एक राजा है, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया कि लॉर्ड्स बनाए गए, ठीक है, राजा के नीचे वो लॉर्ड है, थोड़ा डिफ्यूजन ऑफ पावर हुआ, उसके बाद फिर और सिस्टम आए, फिर लास्ट में ऐसे डेवलप होते होते डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का, उन पॉलिटिकल एजेंसीज का, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अब लाइन का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल कल्चर कॉन्स्टिट्यूट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो कि सोसाइटी रखती है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो व्यू रखती है, वो उस एस्पेक्ट की बात करता है पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। उसके बाद कॉमन ह्यूमन नेचर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वैल्यूज, बिलीफ, इमोशनल एटीट्यूड विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड फॉर्म द कल्चर ऑफ सोसाइटी। ये कहता है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स, कुछ इमोशनल एटीट्यूड्स जो कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, वो कल्चर को स्पेसिफाई करता है, वो चीज कल्चर है, ठीक है। देन उसके बाद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस कल्चर इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर, जो भी इस कल्चर की पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो है पॉलिटिकल कल्चर। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में, इसलिए पढ़ते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग राइटर अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं और हर चीज वो इंक्लूड भी होती है, उससे रिलेट भी करती है उस कॉन्सेप्ट से। इसलिए बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने का क्या मतलब है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि हाँ ये भी पॉलिटिकल कल्चर है, ये भी पॉलिटिकल, वो ताकि हम उस कॉन्सेप्ट की वास्टनेस, उसकी कितना बड़ा वो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन मैंने ज्यादातर उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाली है क्योंकि हमारे मैच द कॉलम में आता है कि किसने क्या बोला, या फिर स्पेशली एक प्योर डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो डाली है, ठीक है। सबसे पहले AR बॉल की डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, इमोशंस एंड वैल्यूज। जो भी एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं सोसाइटी की, ठीक है, और किस से रिलेटेड है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम से और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल कल्चर बनाते हैं, ठीक है। AR बॉल ये कहते हैं। उसके बाद ल्यूशियन डब्ल्यू पाई, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ल्यूशियन डब्ल्यू पाई थे, इन्होंने अपनी रिसर्च लगभग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर की है, ठीक है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है कि इट इज सेट ऑफ द एटीट्यूड, बिलीफ, सेंटिमेंट दैट गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पॉलिटिकल प्रोसेस। कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है, उसके उसके रिलेटेड क्या सेंटिमेंट है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, उससे उसे एक ऑर्डर देता है, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर। एंड दैट प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग अजम्पशंस एंड रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। और वो कुछ अजम्पशंस हमें बताता है, कुछ मान्यताएं हमें बताता है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उसे गवर्न करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर की ल्यूशियन पाई की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज सेट ऑफ द एटीट्यूड, बिलीफ, सेंटिमेंट दैट गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड दैट provides the underlying assumptions and rules that govern the behavior in the political system, ठीक है। बार बार रिपीट करोगे माइंड में याद हो जाएगी, याद तो नहीं करना, मतलब हमें समझ होनी चाहिए कि उन्होंने ये बोला है, ठीक है, इस टाइप से। देन उसके बाद है आलमंड एंड पाउल एंड सिडनी वर्बा, इन्होंने भी बहुत रिसर्च की है। इट इज अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स अमंग द मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड और ओरिएंटेशन है पॉलिटिक्स के साइड में, वो पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है, अमंग द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देन पैट्रिक ओनील कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स स्पेशली टू द बेसिक नॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी इन अ सोसाइटी। कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहे हैं उससे रिगार्डेड जो बेसिक नॉर्म्स हैं उन्हें रेफर करता है। इट इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर इन व्हाट आइडियोलॉजी विल डोमिनेट अ कंट्रीज पॉलिटिकल रिजीम। ये डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की आइडियोलॉजी
एक कंट्री की पॉलिटिकल रिजीम के अंदर डोमिनेट करेगी। इट इज यूनिक टू अ गिवन कंट्री और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये कहते हैं कि ये हर कंट्री का अपना यूनिक कल्चर होता है, और या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक यूनिक कल्चर हो सकता है। ठीक है, पैट्रिक ओनेल ये कहते हैं। समझ आया आपको डेफिनेशंस? अब हम डेफिनेशन से इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक अप्रोच है या फिर कॉन्सेप्ट है। देखो, पॉलिटिकल कल्चर एक अप्रोच है वैसे, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एक अप्रोच है स्टडी करने की। जो भी सोशिएटिकल एस्पेक्ट है सोसाइटी की, उन्हें स्टडी करने की एक कल्चर अप्रोच है। ठीक है, और पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आई कहाँ से? पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो अप्रोच है उससे पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आई है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल कल्चर किसी टाइम का कोई भी है एक कंट्री के अंदर, वो टाइम के साथ तो चेंज होगा ही, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद इट कॉन्स्टिट्यूट बिलीफ, एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन। ये बिलीफ, जो एटीट्यूड, ओरिएंटेशन है जो लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, वो सब कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन उसके बाद है इट इज शेप्ड बाय द हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ये कहता है कि पॉलिटिकल कल्चर किसी स्टेट का या किसी ग्रुप का ये किससे शेप होता है? ये हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके द्वारा शेप किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल जो फैक्टर है, हिस्ट्री जो है उस कंट्री की, वो कैसे शेप करती है। देखो, हिस्ट्री का कॉन्टिन्यूअस, हिस्ट्री के अंदर किसी पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्टिन्यूटी में होना या डिसकॉन्टिन्यूटी में होना उसकी फाउंडेशन बनाता है। ठीक है, ये कहता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम लेज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ब्रिटेन के अंदर क्या है? मोनार्कियल सिस्टम है। ठीक है, वहां के लोग कंजर्वेटिव टाइप में है। वहां पे ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाई है अपनी, उसके ऊपर खुद तो अटैक नहीं हुआ बल्कि उसने खुद कॉलोनीज बनाई है। ठीक है, तो उसके अंदर एक वो मोनार्कियल सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी है, ये समझ रहे हो आप? ठीक है, और उसके अंदर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसकी कॉन्टिन्यूटी है, ये भी समझ रहे हो। अब जहां पे उसने कॉलोनीज बनाई है, इंडिया के अंदर बनाई है, ठीक है, उन्होंने वहां पे उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्पोज किया है। अब इंडिया ने भी वहां से अपना जो पॉलिटिकल कल्चर है वहां का, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो कल्चर, जो वैल्यूज हैं, वहां से लिए हैं ब्रिटेन से। ठीक है, तो वो जो कॉन्टिन्यूटी है ब्रिटेन के अंदर, वो उसके जो कल्चरल वैल्यूज, पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज है, उन्हें शेप कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रही हैं। ठीक है, उसका कॉन्टिन्यूअस होना। और ब्रिटेन के अंदर कोई फॉरेन पावर का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसका कल्चर ओरिजिनल कल्चर है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, इंडिया ने वहां से ही अपना बोरो किया है। उसके बाद देखो, एक एग्जांपल लो फ्रांस का, दूसरा। ठीक है, अब फ्रांस के अंदर क्या हुआ था? फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी जो सिस्टम बनाया, उसके बाद वो सिस्टम फिर से नेपोलियन के आने से गिर गया। नेपोलियन चांसलर वहां का मतलब हेड बना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर डेमोक्रेसी के लिए फाइट किया, तो फ्रांस में वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाई। उन्होंने 3 से 4 बार उसके लिए स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो बार बार इनसिक्योरिटी रही है वहां पे स्ट्रगल रहा है। अब फ्रांस ने कॉलोनीज कहाँ कहाँ बनाई थी अपनी? अल्जीरिया के अंदर बनाई थी, ALGRIA, ओके, अल्जीरिया। एंड देन उसके बाद उसने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई थी? वियतनाम के अंदर बनाई थी। अब वियतनाम के अंदर भी देखो वैसा ही पॉलिटिकल कल्चर है, वहां पे भी कोई मतलब इनसिक्योरिटी है, वहां पर भी स्ट्रगल है। ठीक है, अपने एक पॉलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हिस्ट्री इस तरह से शेप करती है उसको। देन उसके बाद है सेकंड फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर जो है वो इस तरह से शेप करता है, जैसे कि जियोग्राफी है, वो कुछ नेचुरली बॉर्डर बनाती है कंट्रीज का। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशन हो गए, ग्लेशियर, डेजर्ट, ये कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर हैं जो कि बाउंड्रीज बनाते हैं किसी स्टेट का। जैसे आप लगाओ कि जो
हमारा जो हिमालय है नॉर्थ के अंदर, वो एक ज्योग्राफिकली बाउंड्री बनाता है, तो वहां से अटैक नहीं हो पाया। कब तक नहीं हो पाया? जब तक कि मतलब एक हैविली डेवलप्ड सिस्टम नहीं हो गया, तब तक नहीं कर पाए वहां से। चाइना नहीं किया था, उससे पहले कभी इन्वेडर वहां से नहीं आ पाए थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान के साइड में सिस्टम है, वहां पे पासेज हैं, उसकी वजह से वहां से अटैक हुआ था। थार डेजर्ट के साइड से भी बहुत कम हुआ था हमारा। नीचे की साइड आओ, हमारा जो ओशियन है वो एक ऐसी, मतलब वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो ओशियन इतनी जल्दी इन्वेड करने की उन्हें पास दे देता है। कंट्रीज जो कॉलोनीज वहां से ही आई ओशियन की वजह से, ठीक है। तो हमारी कंट्री पे मतलब वहां से आक्रमण हुआ, तो नेचुरल बॉर्डर, जो भी कॉलोनीज आई वहां से, तो उन्होंने हमारे पॉलिटिकल कल्चर को शेप किया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल लो ब्रिटेन का। वहां पे ब्रिटेन का जो इजले है, वो कंट्री को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन इन्वेजन से। इसी वजह से ब्रिटेन पे कभी अटैक नहीं हो पाया, क्योंकि वो एकदम अलग है, और वहां पे अटैक करना भी बहुत मुश्किल है। और वहां पे देखो, कोई भी जो रेसिस हैं, अलग अलग टाइप की रेसिस, मतलब जैसे इंडिया के अंदर बहुत रेसिस हैं, बट ब्रिटेन के अंदर कॉमन रेस है, वहां पे होमोजीनियस कल्चर है, ठीक है। तो इस तरह से ज्योग्राफी इफेक्ट करती है। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक। एक सेकेंड, अब मुझे एक सेकेंड दीजिए यार। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टरबेंस यार, बाहर से बहुत शोर आता है। मैं खुद मतलब इतना इरिटेट हो जाती हूँ उस चीज से, क्योंकि मैं टॉपिक को समझा नहीं पाती फिर। ओके, हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक कैसे शेप करती है? देखो, कोई कंट्री हैविली इंडस्ट्रियलाइज है, अर्बनाइज्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, स्पेशलाइज होगा, उनकी जो एजेंसीज है वो एकदम डाइवर्सिफाइड, अलग अलग का अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता होगी, क्योंकि वो पहले ही अर्बनाइज्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। एग्रियन सोसाइटी का अपना एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनका एक अपना पॉलिटिकल कल्चर होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जिस टाइप से उसके अंदर डेवलपमेंट है, जिस टाइप से उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से उसका पॉलिटिकल कल्चर होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एक्शन। जो भी पॉलिटिकल एक्शन कंट्री के अंदर लिए जा रहे हैं, तो पीपल्स की ओरिएंटेशन है ये एक पॉलिटिकल एक्शंस के साइड में, ठीक है। और अल्मंड एंड पाउल तीन टाइप की ओरिएंटेशन बताते हैं। पहली ओरिएंटेशन है कोग्निटिव ओरिएंटेशन। कोग्निटिव मतलब होता है कि नॉलेज टाइप में, ठीक है, कि किसी को कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है वो। तो कोग्निटिव ओरिएंटेशन के अंदर आता है कि नॉलेज कितनी है, एक्यूरेट है, या फिर ऐसे ही है, अफवाहों के टाइप में है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो उसे शेप करती है। देन उसके बाद है पॉलिटिकल कल्चर को शेप करती है, कि कोग्निटिव जो ओरिएंटेशन है, अफेक्टिव ओरिएंटेशन, इवेलुएटिव ओरिएंटेशन। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। पॉलिटिकल कल्चर किसी भी कंट्री का है, ठीक है, पहले तो वो चार एस्पेक्ट है उसकी, जैसे कि एक सिस्टम की खुद की पॉलिटिकल कल्चर जो है, उसकी चार एस्पेक्ट्स हैं। मतलब एक है सिस्टम खुद, कि कैसा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है इनपुट क्या जा रहा है उसके अंदर। उसके बाद है आउटपुट क्या मिल रहा है हमें उस सिस्टम से। एंड देन उसके बाद है सेल्फ, कि एक इंसान अपने आप को कैसे देखता है। अब जो ये चारों चीजें देखने के लिए जो नजरिया चाहिए, वो स्किल्स क्या क्या है? कोग्निटिव, अफेक्टिव और इवेल्युएटिव स्किल्स हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर क्या आएगा? जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आएगा, जिसके अंदर सारा आता है कि कैसे, सॉरी, सिस्टम के अंदर जैसे कि उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्टर क्या है, ये सब आते हैं। इनपुट के अंदर क्या आता है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कि
पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे इंटरेस्ट ग्रुप है, वो सब आते हैं। उसके बाद आउटपुट के अंदर क्या आता है कि जो भी रूल मेकिंग हुई है, उसके बाद रूल इम्प्लीमेंटेशन, रूल इंटरप्रिटेशन, ये सब सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेल्फ के अंदर कि हमारी पोजीशन क्या है उस सिस्टम के अंदर, वो सब। अब ये सब देखने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन कौन सी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ये 3 ओरिएंटेशन होनी चाहिए। फर्स्ट है कोग्निटिव ओरिएंटेशन, दूसरी है अफेक्टिव ओरिएंटेशन एंड थर्ड है इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। ठीक है। कोग्निटिव ओरिएंटेशन के अंदर क्या आता है कि नॉलेज कितनी है, कितना एक्यूरेट हमें पता है, या फिर जो हम सुनसान के माइथोलॉजी टाइप में कि माइथ्स हम सुन रहे हैं, अफवाहें सुन रहे हैं, उस टाइप की। ठीक है। तो उसी के बेस में हम बता सकेंगे कि कैसी हमारी नॉलेज है, कैसा हमारा कल्चर है। अगर हमने कुछ गलत सुना होगा तो हम कुछ गलत ही इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है। देन अफेक्टिव ओरिएंटेशन के अंदर क्या आता है कि हम उसके अंदर फीलिंग्स, मतलब ऐसी फीलिंग ले रहे हैं कि हम उससे अटैच हैं कि नहीं, या उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं, जैसे डिसीजन मेकिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में हम उसमें कितना इन्वॉल्व हैं, या फिर कितना एक्सपल्जन में है, कितना हमें बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है। ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है अफेक्टिव ओरिएंटेशन में। एंड इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन के अंदर क्या आता है कि हम जजमेंट कर पा रहे हैं, ओपिनियन क्या है हमारा उन पॉलिटिकल चीजों के बारे में या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो ये हमारी इवेल्युएटिव स्किल्स हैं। तो ये सब किसने बताई है? आलमंड एंड पाउल ने बताई है। याद रखना। मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं मुझे, बट आप अगर समझ में अभी भी नहीं आया है ना, तो कमेंट में मेंशन करके जाया करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को समझ आए, जितने भी हैं सारे स्टूडेंट्स को समझ आए। ठीक है। मैं हर किसी को समझाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ। ये नहीं है कि क्लास ले रही हूँ, बस क्लास पे क्लास डाल रही हूँ और बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आलमंड ने अपना एक मॉडल दिया था, मतलब मॉडल नहीं, क्लासिफिकेशन टाइप में दिया था कि पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं उन्हें क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। आलमंड ने क्या एनालिसिस दिया था? उन्होंने दो टाइप से, एक उन्होंने सिविक कल्चर, उनकी बुक लिखी थी उन्होंने, सिडनी वर्बा और आलमंड ने। उसके अंदर उन्होंने मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर और अनमिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर बताए थे। और यहाँ पे दूसरा उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात की है। आगे जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जो अनमिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर है, उन्होंने 3 टाइप के बताए हैं। ये है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, देन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, थर्ड है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। आगे स्लाइड्स में आप समझोगे नहीं। ठीक है। मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर, इसमें उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे कहा है कि पैरोकियल और सब्जेक्ट का मिक्स हो गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट का मिक्सअप है, एंड यहाँ पे पैरोकियल एंड पार्टिसिपेंट कल्चर का मिक्सचर है। ठीक है। ये 3 टाइप के उन्होंने मिक्स्ड पॉलिटिकल, वो अनमिक्स्ड और प्योर फॉर्म थी। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने 4 बताए हैं। ये है एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, देन कॉन्टिनेंटल यूरोप पॉलिटिकल सिस्टम, देन प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम एंड टोटलिटेरियन, ये एन यहाँ पे लगा लेना। ठीक है। टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। ये उन्होंने 4 टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स बताए हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आलमंड का जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पेपर में उसमें पूछा जाता है कि किस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर है, मिक्स्ड के क्या क्या बताए थे, अनमिक्स के क्या बताए थे उन्होंने। ठीक है। इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या बताया उन्होंने। आलमंड ने क्या बताया है पैरोकियल पॉलिटिकल? उन्होंने कहा है कि जो पैरोकियल है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर होगा। ठीक है। जहां पे लिटल स्पेशलाइजेशन है, मतलब एक आदमी ही सारे काम कर रहा है। ठीक है। इस टाइप का, जो कि फ्यूडल सोसाइटीज के अंदर होता था, या फिर एग्रीरियन बेस्ड जो सोसाइटी थी उनके अंदर है, जिसके अंदर लिटल स्पेशलाइजेशन है, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, वो पैरोकियल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर है। ठीक है। ये उन्होंने कहा है। वेयर एक्टर फुलफिल द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि सारे रोल खुद ही कर रहा है एक साथ में, वो सब पैरोकियल के अंदर आता है। ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे आर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आर्क प्रिस्ट, आर्क इकोनॉमिस्ट, मतलब एक ही बंदा सारे काम अपने हाथ में उठा के घूम रहा है। ठीक है। वो सब पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है। देन उसके बाद है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट के अंदर आता है कि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिएंटेशन टू द सिस्टम कैन बी फाउंड, कि सिस्टम के बारे में लगभग लोगों को पता है, बट स्पेशली किस चीज के बारे में पता है? आउटपुट एस्पेक्ट, मतलब कि सिस्टम क्या रूल बना रहा है, उस चीजों के बारे में ही लोगों को पता है, बट लोगों को वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है। वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है।
पॉलिटिकल सिस्टम है 4 एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू सिडनी वर्बा एंड अल्मन, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ 4 एस्पेक्ट क्या है। 4 एस्पेक्ट सिडनी वर्बा और इन्होंने बताई, ये क्या है, सिस्टम मतलब पूरा की पूरा सिस्टम जिसके अंदर उसका साइज, डेवलपमेंट, लोकेशन, पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर, ये सब आते हैं। इनपुट प्रोसेस के अंदर की मतलब डिसीजन मेकिंग में कौन कौन अपना भागीदार बन रहा है, कितनी किसका इफेक्ट है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का, प्रेशर ग्रुप का, मास मीडिया जो एजेंसीज है उनका कितना इफेक्ट है, ठीक है, वहां पे इनपुट के अंदर वो आ जाएगा। आउटपुट के अंदर आएगा कि रूल मेकर, जो रूल मेकिंग हो रही है हमें, मतलब जो रूल मिल रहा है, कोई एक्ट मिल रहा है या फिर रूल इम्प्लीमेंटेशन, रूल इंटरप्रिटेशन, वो सब आउटपुट के अंदर आएगा। और सेल्फ के अंदर क्या आएगा कि हमारी पोजीशन क्या है, हम उसके अंदर कितना रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब ये बताए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट एस्पेक्ट है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज है, और वो ओनली सब्जेक्ट ही है, उसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट के अंदर क्या है कि वो हाईली डेवलप्ड जो सोसाइटी है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन है अच्छे से, जहाँ पे लोग एक्टिव हैं, जहाँ पे लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता है, उसके अंदर है वो पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट है वहां पे, सब पार्टिसिपेंट है वहां पे, सबको कॉन्शियसनेस है कि हाँ क्या पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है, वो वहां पे अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। where people take active part in the political sphere and then citizen are conscious of the right and duties। यहाँ पे citizen conscious हैं, यहाँ पे citizens के अंदर enthusiasm है, वहां पे वो criticize भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन्हें criticize भी कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है participant political culture। evaluate कर पा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, मैंने आपको ये अनमिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा दिया, ठीक है। अब इनके करेक्टरिस्टिक जो है, अब आलमंड का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है पैरोकियल भी करेक्टरिस्टिक हो एक पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, और सब्जेक्ट के भी करेक्टरिस्टिक हो, तो वो मिक्स टाइप पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है, और क्या बनता है, पैरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड मिक्स टाइप कौन सी है, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, मतलब कि सॉरी, सब्जेक्ट वाला पॉलिटिकल कल्चर की भी करेक्टरिस्टिक हो और पार्टिसिपेंट की भी हो, तो वो सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर बनता है, और पैरोकियल और पार्टिसिपेंट की करेक्टरिस्टिक हो तो पैरोकियल पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर बनता है, ठीक है। ये मिक्स्ड फॉर्म है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अब पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने क्या क्या बताए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एंग्लो अमेरिकन सिस्टम बताया, जो कि किन कंट्रीज के अंदर है, अमेरिका, ब्रिटेन, इन कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। दे हैव मल्टी वैल्यूड पॉलिटिकल कल्चर, उनका कल्चर है वो मल्टी वैल्यूड है, काफी वैल्यूज है उनके अंदर, ठीक है। दैट आर होमोजीनियस, उनका कल्चर लगभग होमोजीनियस है, क्योंकि वहां पे इतना डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो वो होमोजीनियस कल्चर टाइप में है, और कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस की मतलब वहां पे जर्नल एग्रीमेंट है लोगों के बीच में कि ये पॉलिटिक्स के मीन्स है, ये एंड है, उनके बारे में उन्हें रियलाइजेशन है, ठीक है। वो सब कॉन्टिन्यूअस है। देन उसके बाद है पॉलिटिक्स बिकम लाइक अ गेम। इन कल्चर के अंदर क्या है कि पॉलिटिक्स एक गेम की तरह काम करती है, और वहां पे क्या होता है कि सेवरल एक्टर अपना रोल प्ले करते हैं और बार्गेन करते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग वाली लाइन आगे आएगी, वो बार्गेन करते हैं, बट एक्टर यहाँ पे गेम प्ले करते हैं, मतलब आपस में पावर के लिए बार्गेन करते हैं। तो इतनी हॉस्टिलिटी नहीं होती, बल्कि मतलब राइवल्स के बीच में हॉस्टिलिटी होती है, उनके बीच में मतलब टकराव भी होता है, बट इतनी नहीं होती कि वो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दे। उनमें एक टाइप की समझ है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे कि वार हो जाए, आपस में लड़ पड़े, उस टाइप की नहीं, ठीक है। तो एक गेम की तरह है, वहां पे बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिक्स आल्सो लुक लाइक अ मार्केट प्लेस की तरह काम करती है, जहां पे बार्गेनिंग होती है। और बार्गेनिंग किसके बीच में होती है, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ऑफर करते हैं अपना आउटपुट, जैसे कि कोई भी प्रॉमिस कर देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, और उसके बदले में क्या पाते हैं, वोट्स पाते हैं, लोगों की सपोर्ट पाते हैं, ठीक है। जो रूलर हैं और जो रूल्ड हैं उनके बीच में बार्गेनिंग रहती है, फॉलोवर्स हैं और उन लीडर्स हैं उनके बीच में एक बार्गेनिंग का रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है सोसाइटी इज प्लूरल इन करेक्टर। सोसाइटी जो है वो प्लूरल है करेक्टर में,
जैसे कि प्लूरल एक्टर वहां पे काम कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट पार्टीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, वो सब ऑपरेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इस टाइप से उसका प्लूरल करेक्टर है। देन उसके बाद है देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ पावर। पावर का डिफ्यूजन है, पावर सेंट्रलाइज नहीं है, और डिफ्यूजन होने की वजह से एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है आपस में, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप का, मास मीडियाज का या फिर लेजिस्लेटर का आपस में चेक एंड बैलेंस बना रहता है, ठीक है, ताकि पावर का एक सेंट्रलाइज ना हो और पावर डेस्पोटिक ना बन जाए, ठीक है। देन उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फॉर डिफरेंशिएटेड रोल्स, कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग रोल है और वो स्टेबल भी हैं, काफी स्टेबिलिटी से काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये लगभग किसके अंदर है? फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, आलमंड कहते हैं कि ये किसके अंदर है? फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। उसके अंदर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर इज फ्रेगमेंटेड। पॉलिटिकल कल्चर फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनका सब कल्चर है, ठीक है। अलग अलग सोसाइटीज का अपना अपना कल्चर बना हुआ है, और वो सोसाइटीज लगभग उनका पास्ट क्या है? फ्यूडल है। उनका पास्ट है वो, उनके उन कंट्रीज के अंदर फ्यूडलिज्म था, ठीक है, पहले उससे उनकी वैल्यूज आई है, और उनके अंदर कुछ हायर वैल्यूज भी वो अपने आप को, मतलब हायर वैल्यूज भी उन्होंने अडॉप्ट की हैं, डेवलप्ड सिस्टम है उनसे, ठीक है। उनका कल्चर इस टाइप का है। देन उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेनिंग डू नॉट एग्जिस्ट। बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स नहीं है वहां पे, मतलब बार्गेन नहीं होता है। जो सब कल्चर्स बनते हैं, जो सब सिस्टम्स बनते हैं, उनके बीच में लगभग इस टाइप से लड़ाई टाइप में हो जाती है, वारफेयर टाइप में हो जाता है, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी भी नहीं बन पाती काफी बार इस वजह से। देन उसके बाद है प्री इंडस्ट्रियलाइज और पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज पॉलिटिकल कल्चर। ये है जो कि ये कल्चर उन्होंने बताया है जो कॉलोनीज थी लगभग, ठीक है, उनका कल्चर कैसा है? प्री इंडस्ट्रियलाइज और सॉरी कल्चर नहीं, सिस्टम। उनका सिस्टम कैसा है? प्री इंडस्ट्रियलाइज और पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मास्टर इज सुपर इम्पोज्ड, कि जो भी कॉलोनियल मास्टर या फिर जिसने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर, उसका उस कंट्री के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट कंट्री के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, और सुपर इम्पोज करने के कारण क्या होगा? जो भी उस सब्जेक्ट का कल्चर था, उस कंट्री का कल्चर था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और मास्टर के बीच में लगभग कन्फर्टेशन रहती है। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल आप लगा लो कि ब्रिटेन और हमारे कल्चर के बीच में जब कन्फर्टेशन हुई थी, तो लगभग क्या ही हुआ था, आप रिजल्ट जानते ही हो। देन उसके बाद है हेयर टू मोर पॉलिटिकल कल्चर में वर्क विद इन द सिंगल स्ट्रक्चर, की और ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सेम सिंगल सिस्टम में काम करते नहीं। अब देखो, हमने कुछ कल्चरल एलिमेंट पॉलिटिकल कल्चरल एलिमेंट कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए, कुछ हमारे खुद के हैं, तो वहां पे हमारे दोनों जो कल्चर है उनका मिक्सअप होके ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ टाइप उन्होंने बताई है टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स, जहाँ पे बिल्कुल ही टोटलिटेरियन है, जहाँ पे कोरिजन का काम बहुत ज्यादा है। मतलब कोरिजन मतलब होता है कि डरा धमका के पीटना मारना, ठीक है, उस टाइप का काम। देखो यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लेजिटमेसी इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, कि अपनी लेजिटमेसी को, लेजिटमेसी मतलब क्या होता है? कि किसी को हम ये माने कि हाँ ये रूल कर रहा है और इसके पीछे ये कारण है, और इसलिए हम इसे फॉलो करेंगे, ठीक है, उसे लेजिटमेट करना, उसे कानूनी रूप देना, ठीक है। तो अपनी लेजिटमेसी को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो क्या क्या यूज करते हैं? मीडिया एजेंसीज का यूज करते हैं, जैसे कि मास मीडिया को अपने फेवर में बुलवाने की काम करेंगे, ठीक है, मीडिया हाउसेस को अपने कब्जे में रखेंगे। देन उसके बाद कोरेजन का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम करेंगे, ताकि जो आर्टिफिशियल क्रिएट हो पाए उनकी लेजिटमेसी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बताएं इसका? सोवियत यूनियन जो था, या चाइना जो है, ठीक है,
देन उसके बाद है कोरेजन बिकम द हॉलमार्क ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। जब मतलब जो सिस्टम है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है तो वो कोरेजन बहुत ज्यादा करता है, लोगों के ऊपर दबाव बहुत बनाता है, उन्हें मारना पीटना, ये सब उसकी हॉलमार्क है, ठीक है, उसकी पहचान है। देन देर इज ऑल कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और पावर हमेशा कंसंट्रेटेड रहती है, किसके अपोज में, डिफ्यूजन के अपोज में। यहाँ पे पावर सिर्फ सिंगल हैंड है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सब कुछ, मिलिट्री, सब कुछ इनके अंडर में है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आपका आलमेंट का समझ आया ना, पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने 4 टाइप के बताए हैं, और जो अनमिक्स्ड टाइप के पॉलिटिकल कल्चर उन्होंने 3 बताए हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड उसके बाद पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। समझ आया आपको? ये चार ये चीजें, 3 वो, और मिक्स टाइप का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 7 जितनी भी हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, लगभग रिपीटेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद द सिविक कल्चर में उन्होंने अपना द सिविक कल्चर, उनकी एक बुक थी, ठीक है, उसके आलमंड की एंड वर्बा की, उसके अंदर उन्होंने यूएसए, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कई बार पूछा जाता है। जो द सिविक कल्चर थी, जो बुक थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने किन किन कंट्रीज के अंदर रिसर्च किया था, यूएसए, ब्रिटेन, देन उसके बाद वेस्ट जर्मनी, एंड देन इटली, मैक्सिको। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है, कंट्रीज का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, कि किस किस के अंदर रिसर्च की थी, याद रखना ये। तो उसके अंदर रिसर्च की थी, उसके बेस पे उन्होंने ये सारे क्वालिफिकेशन दिए हैं, चाहे वो सिस्टम के हो या कल्चर के हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब आगे आता है, देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उस पे हर मतलब अलग अलग राइटर अपने अपने व्यूज देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसे फाइनर का हम पढ़ते हैं। ऐसे फाइनर ने 3 वेरिएबल बताए हैं पॉलिटिकल कल्चर के, और उनका पॉलिटिकल कल्चर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस है, कि मिलिट्री का रोल कितना है पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, उसके बेस पे उन्होंने 3 वेरिएबल बताए हैं, ठीक है। 3 मतलब 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। ये कल्चर उन्होंने बताया है कि इसके अंदर लोगों चलो पढ़ ही लेते हैं हम, ठीक है। द पॉलिटिकल कॉन्सेंसस एंड इट्स डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाई, कि मतलब लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्सेंसस या फिर जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल कॉन्सेंसस एक हाई डिग्री में ऑर्गेनाइज रहता है, लोग भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है वहां पे, ठीक है। हाईली, उनके अंदर बहुत ज्यादा समझ है, उन्हें पता है कि खुद कैसे काम करना है। गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट्स डिपेंडेबिलिटी ऑन द आर्म्ड फोर्सेस इज मिनिमम। गवर्नमेंट अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्स पे मिनिमम डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में वो मतलब लोगों के अंदर इतनी लेजिटमेसी है कि लोग अपने आप ही कॉन्शियस है, उनके जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनके प्रति उनकी सद्भावना, आदर, वो सब है, उनके अंदर वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। इस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर है, और गवर्नमेंट को आर्म फोर्सेस की जरूरत नहीं है अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए, ठीक है। लाइक इन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ये उन्होंने 4 कंट्रीज बताई थी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड, जिनके अंदर मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है। देन उसके बाद डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, इसमें कहा है उन्होंने, हेयर पब्लिक इज हाईली ऑर्गेनाइज। पब्लिक तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, बट टाइम टाइम पे वो पोलराइज्ड भी हो जाती है। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है, कि आपस में 2 गुटों में बढ़ जाना, वहां पे 2 पोल बन गए, ठीक है, एक अलग पोल एक अलग पोल, मतलब पोल आप ये लगा के चलो ना, मतलब अलग अलग ग्रुप बन जाए, ठीक है। 3 पोल भी हो सकते हैं। हाईली पोलराइज्ड हो जाती है टाइम टाइम पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लेजिटमेसी इंस्टीट्यूशंस की होती है उसे उसके अंदर यकीन खो देती है, ठीक है। पब्लिक उसे लेजिटमेट नहीं मानती, आपस में लड़ाई हो जाती है, उनके प्रोसीजर के अंदर यकीन करना छोड़ देती है। इनकम्बेटेंस मतलब होता है जो ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर यकीन करना खो देती है, ठीक है। तो पोलराइज्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को, मिलिट्री को, मिलिट्री की हाईली हेल्प चाहिए, और मिलिट्री कई बार गवर्नमेंट को, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसे थ्रेटन करती है और सबवर्ट कर देती है, ठीक है। उसके ऊपर कब्जा कर लेती है और मिलिट्री रूल आ जाता है वहां पे।
और ये कैसा कहाँ कहाँ है, इजिप्ट के अंदर है, अल्जीरिया के अंदर है, क्यूबा के अंदर है। देन लो पॉलिटिकल कल्चर, लो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर क्या है कि जो लोग हैं वो नैरोली और वीकली ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके अंदर कोई सेंस ही नहीं है इस टाइप से। तो वो किस किस के अंदर है, वियतनाम, इराक, सीरिया, भूटान, इंडोनेशिया, इन्होंने ये बताई है ये कंट्री। देन उसके बाद है कहाँ पहुंच गए हम, रॉबर्ट डहल का क्वालिफिकेशन। ओके, अब रॉबर्ट डहल का जो क्वालिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन, सॉरी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। रॉबर्ट डहल ने क्या क्लासिफाई किया, अब जो रॉबर्ट डहल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है वो किस बेस पे दिया है कि जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उस कंट्री के अंदर, वो उसके बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करे, उसके पैटर्न्स को कैसे एक्सप्लेन करे, उसके बेस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर एज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्लेनिंग, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल कल्चर है वो फैक्टर है एक्सप्लेन करने का, जो भी अपोजिशन है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, उसके बिहेवियर को, ठीक है। और उनकी एक बुक थी पॉलिटिकल अपोजिशन इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, जिसके अंदर उन्होंने ये 4 टाइप की ओरिएंटेशन दी है, ठीक है। हमारे पेपर में आता है इनमें से कौन सी ओरिएंटेशन डहल की नहीं है, कितनी उन्होंने दी है, अरेंज करो, इस टाइप से घुमा फिरा के यही पूछना होता है उन्होंने, ठीक है। तो याद कर लो उसके सैलिएंट एलिमेंट क्या क्या है। ओरिएंटेशन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के साइड में ओरिएंटेशन कैसी है, प्रेग्मेटिक है या रैशनलिस्टिक है। प्रेग्मेटिक होना मतलब व्यवहारिक होना, रैशनलिस्टिक मतलब होना कि तार्किक होना, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन कैसी है वो देखना, ओपोजिशन ये देखेगी कि गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन प्रैग्मेटिक है या रैशनलिस्टिक है। देन उसके बाद है ओरिएंटेशन टू कलेक्टिव एक्शन, की कलेक्टिव एक्शन में कैसी ओरिएंटेशन है, कोऑपरेटिव है या नॉन कोऑपरेटिव है, ये तो समझते होंगे ना, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। देन ओरिएंटेशन टू द पॉलिटिकल सिस्टम, की पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ ओरिएंटेशन, वो एलिजिएंट है या एलियनेटेड है। एलिजिएंट होना मतलब कि किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना। एलियनेटेड होना की मतलब दूर कर देना उस चीज को, मतलब लोगों को उससे दूर कर देना, एलियन कर देना, ठीक है, इस टाइप से। एलियन हम किन्हें बोलते हैं, जो दूसरे प्लेनेट से आते हैं उन्हें हम एलियन बोलते हैं। तो एलियनेट कर देना पॉलिटिकल सिस्टम से। तो गवर्नमेंट किस टाइप से बिहेव कर रही है, एलिजिएंट है या एलियनेटेड है। देन उसके बाद है ओरिएंटेशन टू द अदर पीपल, अदर पीपल के रिगार्डिंग कैसी है, ट्रस्टफुल है या मिसट्रस्टफुल है, ठीक है। ये 4 टाइप की ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कलेक्टिव एक्शन, पॉलिटिकल सिस्टम और अदर पीपल, ठीक है। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आता है। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ बुक्स मैंने मेंशन की हैं जिनका आप जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन करते हो या पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन करते हो, तो बुक के नाम देके राइटर पूछ लेते हैं या मैच द कॉलम पूछ लेते हैं। सारी बुक मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाली है जो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यहाँ पे सारी कवर नहीं हुई है, ये याद रखना। यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर की रिलेटेड लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो लुशियन पाई ने देखो, सबसे पहले ये याद रखना, लुशियन पाई ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल कल्चर पे रिसर्च की है, ठीक है, ये याद रखना। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, पॉलिटिकल उनकी बुक कौन सी है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, देन एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशनल बिल्डिंग। एक उनकी कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऐसी बुक है, ठीक है। उन्होंने बहुत बुक लिखी है जिनमें काफी इंपॉर्टेंट ये हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। देन उसके बाद है जीए आलमंड एंड जीबी पाल ने क्या लिखी है, ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अब डेवलपमेंटल अप्रोच। आलमंड एंड पाल की बुक कौन सी होगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, याद रखना। जीए आलमंड ने अपनी खुद की भी लिखी है, सिडनी वर्बाउ के साथ भी लिखी है और पाल के साथ भी लिखी है, ठीक है। अब जीए आलमंड एंड सिडनी वर्बा ने मिलके कौन सी लिखी है, द सिविक कल्चर, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने जो 5 कंट्रीज मैंने बताई थी, यूएसए, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको के अंदर रिसर्च की थी, उसके बेस पे ये सारा क्वालिफिकेशन बोल दिया मैंने, क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। देन उसके बाद है जीए आलमंड। जीए आलमंड की अगली कौन सी बुक है जो उन्होंने अकेले लिखी थी, वो थी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। देन बी रेनुलम की कौन सी है, पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। एसी फाइनर की कौन सी है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। एंड ए आर बाल की कौन सी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। याद रखना, लिख लेना, चाहे सुबह उठ के इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या है इस अप्रोच का, ये हम पढ़ते हैं। देखो, पॉलिटिकल कल्चर एक
जो उस सोसाइटी है, एक ग्रुप है, उसके कल्चर को बता देगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके। बट एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है उस सिस्टम के अंदर, उसका क्या रोल है, वो कितना रोल प्ले कर पा रहा है, उसके अंदर कितनी कॉग्निटिव स्किल्स हैं या कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते ना। तो ये उस चीज को इग्नोर करती है, उस चीज में फेल होती है, ठीक है। इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम पॉलिटिकल कल्चर के अप्रोच से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद है कल्चर कैन बी होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। लगभग जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है वो ये होमोजीनियस कल्चर उसकी बात करती है, ठीक है। अब देखो, कल्चर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, वहां पे सब कल्चर भी हो सकते हैं अलग अलग। तो किसी कंट्री का सिर्फ एक कल्चर कहना, पॉलिटिकल कल्चर कहना, ये कहाँ तक सही है? नहीं है ना। तो हर कंट्री के अंदर भी सब कल्चर होते हैं, वो हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देन उसके बाद है कैन नॉट प्रेजेंट प्रिसाइज वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि एकदम करेक्टली किसी चीज के बारे में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच नहीं बता सकती, ये केवल अजम्पशंस दे सकती है हमें, हमारे मतलब कुछ वैल्यूज दे सकती है, बट प्रीसाइज वेरिएबल तो नहीं अवेलेबल करा सकती ना। तो ये सारे उसके क्रिटिसिज्म है, और भी हो सकते हैं, आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्लास को पूरा देखना और क्लास को देख के फिर पीडीएफ देखना, ठीक है। पीडीएफ के अंदर वो चीजें नहीं होती जो मैं बाद में बोलते हुए ऐड करती हूँ। तो क्लास को देख के पीडीएफ देखा करो। ये बिल्कुल मत समझना कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हो गया हमारा, पीडीएफ में हम 10 मिनट में पढ़ लेंगे, उस टाइप से मत अपनी अप्रोच रखो। पूरी चीज को समझो, जिसे मतलब नहीं आता ना वो समझो, जिसे आता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो पीडीएफ से समझो, ठीक है। पीडीएफ में मैं बहुत ही शॉर्ट में करके लिखती हूँ, ताकि ज्यादा स्लाइड मुझे ना बनानी पड़े और मैं बोल के आपको समझा सकूं टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है। इसलिए मैं पीडीएफ में कम लिखती हूँ, शॉर्ट लिखती हूँ, उनकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर देती हूँ, ठीक है। अभी और मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने सपोर्ट किया। मुझे सच में बहुत खुशी होती है, मेरे बच्चे मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसमें मतलब इंटरेस्ट लेके समझ रहे हैं, ठीक है। इस चीज में मुझे बहुत खुशी होती है। आप पढ़ो, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, हमारे हमें करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब मैरिड होंगे, जिनको टाइम नहीं मिलता होगा पढ़ने के लिए, बट अपने लिए टाइम निकालो, अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 21-22 दिन बचे हैं, इसलिए पढ़ो, ठीक है। अभी मैं इसी एंड के साथ क्लास को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।